पहलवान जी, कई दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं सुल्तानपुरी के अंदर, और आपने बताया कि अपनी वीडियो में कि दिल्ली की 300 से ज़्यादा जो है वो जगहों पर झुग्गियाँ जो है वो तोड़ने का काम चल रहा है। आप सुल्तानपुरी में कई दिनों से लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या रहा अभी तक की लड़ाई में? आपको क्या विजेता हासिल हुई है या क्या लोगों को जो है सहूलियत मिली है अभी तक? देखिए, अभी मैं 9 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया था और उसके बाद से ही मैं इसमें एक्टिव हो गया था जैसे मुझे पता चला। और इसमें जो समय है वो बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया था। 48 घंटे का नोटिस इन्होंने दिया था। 48 घंटे में कौन संभल भी नहीं पाता। तो फिर इसके बाद हम सब ने कोशिश करी, प्रयास किया, तो इन्होंने 15 अप्रैल को फिर से तोड़ने की बात इन्होंने बोल दी थी कि हम 15 अप्रैल को तोड़ देंगे। लेकिन 15 अप्रैल को ये नहीं आए, बाबा साहब की जयंती भी ये लोग नहीं मना पाए। तो फिर इन्होंने नेक्स्ट सोमवार की इन्होंने कही कि हम सोमवार को तोड़ देंगे 21 तारीख को। लेकिन 21 को हम यहाँ पर अड़े रहे और हमने जैसे ही कुछ अधिकारियों से बात की तो हमने 2-3 दिन का समय उनसे मांगा, लेकिन हमारी जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो चालू थी। उन्होंने बुधवार शाम तक का उन्हें समय दिया था, कल बुधवार शाम तक का हम तोड़ देंगे इनको। लेकिन तोड़ने के लिए वो सोमवार को आए थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हमने बीच बचाव किया। तो जब हमने बीच बचाव किया तो वो यहाँ से जिस प्रकार से हमारे अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने वहाँ की झुग्गियाँ तोड़ी आगे से। इनको बचाया गया जैसे तैसे करके। फिर हमने कोर्ट केस किया था, कोर्ट केस से हमें स्टे मिल गई है। अब तारीखें स्टार्ट हो गई हैं। अभी लड़ाई है वो संवैधानिक तरीके से शुरू हो गई है और बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऐसे माहौल में जब सबको लग रहा था कोई झुग्गी नहीं बचा सकता, सरकार का आदेश है, और कहीं ना कहीं संविधान से लोगों का ध्यान भटक चुका था, हट चुका था। और इसमें जो विचारक लोग थे वो भी अपने विचारों को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन हमारे अंदर से एक आत्मविश्वास था, आत्मबल था कि हम इन झुग्गियों को बचा लेंगे। अच्छा पहलवान जी, कब से जो है ये जो निवासी है यहाँ के जो रहने वाले हैं जिनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? ये यहाँ पे 40 से 50 साल पहले से रह रहे हैं। सन 76 से और उससे भी ज़्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। इनके डॉक्यूमेंट भी हैं, इनके सभी कागज हैं, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, हर चीज़ इनके यहाँ पर सेम एड्रेस से जहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है वही एड्रेस से यहाँ पे इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल सब यहाँ पर इनका, बिजली बिल, राशन कार्ड, सब कुछ। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, उनके जो आइडेंटिटी कार्ड हैं और सब यहीं से ही है इनका, जो भी इनके डॉक्यूमेंट हैं। तो अच्छा, आपकी पहलवान जी आपकी डिमांड क्या है कि ये झुग्गियाँ यहीं पर बरकरार रहे या इनके बदले कहीं और दी जाए? नहीं, हमारी जो मांग है वो है कि इनको हमारी मांग है कि इनको इनके बदले में कहीं और बढ़िया स्थायी जो है फ्लैट मिल रहे हैं वो दे दिए जाएं, जिससे इनकी जो टेंशन है वो दूर हो जाए। ये मांग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे समय से हैं और इनको इस तरह से बेघर करना कहीं भी कानूनी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि विकलांग महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं और जवान बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, इनके प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से बेघर करना कहीं भी सही नहीं है और ये गैर संवैधानिक तरीके से। अच्छा, लोगों का ये कहना है और सरकार प्रशासन का भी ये कहना है कि ये लोग जो है सरकारी नौकरियां करते हैं, स्थायी नौकरियां करते हैं, उसके बावजूद भी ये झुग्गियां बनाकर जो है वो घेरे हुए जगह। नहीं, ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सरकारी नौकरियां हैं, वो दूसरे हैं, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से किसी की ना तो सरकारी नौकरी है, ना इनके अलावा इनका घर है। ये यहीं पे ही रह रहे हैं और ये झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह धोगे मांज के अपने परिवार का गुजारा वसारा कर रहे हैं। जी चलिए, आगे की अगर मान लीजिए अभी आपका जो है स्टे लग गया, तो स्टे के बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो अभी कोर्ट में आपका मैटर है। इसके प्रशासन का क्या कहना है इस पर? प्रशासन जो अगर हम पुलिस प्रशासन की कहें तो उनका तो कोई इसमें है ही नहीं। उनको तो आगे से आदेश मिला और उन्होंने अपना कार्य किया है। और इसमें जो लिखित में जो हमें पता चला है, लिखित में जो यहाँ के विधायक हैं, जो अहलावत है, मुकेश अहलावत, उन्होंने लिखित में दिया है कि ये यहाँ पे रास्ता रोक रहे हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। और भी कुछ लिख के दिया होगा, मुझे इतना मालूम नहीं है। लेकिन उनको विधायक को इतनी अकल नहीं है, उस मंदबुद्धि व्यक्ति मैं उसे कहूँगा
कि उसको इतनी अकल नहीं है कि इनको इसकी जगह कहीं और पर भी इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये कोई बात नहीं होती कि जिस प्रकार से इनको बेघर करने की वो कोशिश कर रहा है, इनको निकालने की कोशिश कर रहा है। एक विधायक जो है अपने एरिया का मुख्य व्यक्ति होता है और उसे ही अपने आसपास की अपने जो मतलब अपने वोटरों की, अपने निवासियों की जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए, अपनी विधानसभा की चिंता उसे करनी चाहिए। और इस प्रकार से वो घूमने के लिए बाहर चला गया, ये सही नहीं है। उसका काम है चिंता करना, उसका काम है यहाँ के लोगों की व्यवस्था करना, सड़क नालियाँ घर हर तरीके से उनके बारे में सोचना, रोजगार से उनके बारे में सोचना। लेकिन वो अपने जो उसका संवैधानिक पद है उससे वो लापरवाही कर रहा है, ये सही नहीं है। हम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार कोहली है जी, अपना पद बताइए सर, कौन से संगठन से हैं? प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले पार्टी से। माननीय रामदास अठावले साहब जो भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जी, और मजदूरों, गरीबों के और असहाय लोगों की हम आवाज़ उठा रहे हैं। अभी कुछ विगत समय पहले जो प्रशासन द्वारा ये झुग्गियाँ अपने सुल्तानपुरी थाना के समीप जो झुग्गियाँ हैं इनको तोड़ा गया। तो भाई जसविंदर पहलवान जी जो बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संज्ञान में ये मामला आया। कई दिनों से वो यहाँ धरना दे रहे थे। उसके बाद फिर भाई जसविंदर पहलवान जी माननीय मंत्री जी के यहाँ हमारे यहाँ कोठी 11 सफदरजंग रोड पर आए थे। जो मंत्री जी के संज्ञान में ये मामला आने के बाद और मंत्री जी के आदेशानुसार हम पार्टी के स्तर से हम लोगों ने इसको आवाज़ को बुलंद किया। आज बात करें तो 40 साल में लगभग सभी सरकारें आ चुकी हैं, चाहे कांग्रेस थी चाहे भाजपा थी, अभी भाजपा आई है, बीच में पीछे आम आदमी पार्टी थी, सभी सरकारें आई हैं, तब उनको दिखाई नहीं दिया, आज क्यों दिखाई दे रहा है? पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि जब इनसे सब कुछ लिया जा रहा है, वोट इनसे लिया जा रहा है, सब कुछ जो इनके किसी के रोड के ऊपर अगर एड्रेस डाल देंगे तो एड्रेस क्या वैसे बना देंगे? एड्रेस की इसके मतलब आइडेंटिफाई कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब नागरिक नहीं है ये। जो हम लोग भी हमारे अपने घरों में बैठे हैं, इसका मतलब तो हम भी बेघर हैं। जब आईडी प्रूफ ही तो माना जाता है ना। इनके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, इनके पास स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम इनके अपने हैं, आइडेंटिटी कार्ड में स्कूल में बच्चा जाता है उसमें एड्रेस यहाँ का डला हुआ है। हर चीज़ पे एड्रेस होने के बावजूद भी अगर उसको बोलोगे कि उसका पास घर नहीं है या उसकी जगह नहीं है, तो ये तो प्रशासन या सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी दिखाई देती है। जी मैम, आप एक महिला है और महिलाएं यहाँ पर आपके पीछे जो है बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं और हाथ में माँ सावित्री बाई फुले, बाबा साहब और मतलब तमाम महापुरुषों के जो है, शाहू जी महाराज है, सबकी तस्वीरें लेकर खड़े हैं। ये लोग गरीब हैं, अपना मेहनत करके मजदूरी करके जो है वो पालन पोषण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है सरकारें इनसे वोट लेती है और वोट लेकर जो है इनको ही प्रताड़ित करने का काम करती है। जैसे ही सरकार आती है और वैसे ही झुग्गियों पर बुलडोजर चलता है। क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं दिल्ली प्रदेश RPI सचिव उद्दीप लता रानी, अपनी ट्रस्ट भी चलाती हूँ KCA फाउंडेशन। 14 तारीख को मुझे पता चला बली सेना के जसविंदर भाई के द्वारा कि यहाँ पर झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। आपकी बात बिल्कुल सच है कि जब हमें आप वोट लेने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप हमें भूल जाते हैं। क्यों? हमारे भी ये राइट्स हैं, हमें भी मिलना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान सबकी बेसिक नीड है जी, जो सबको मिलनी ही चाहिए। जब आप 44 साल से यहाँ रह रहे हो तो आपको जब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हम आपको झुग्गी तोड़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर हमें एक अच्छा शेल्टर दीजिए। अच्छे शेल्टर की हमारी लड़ाई है और वो हमारी सरकार कोई भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महिलाएं छोटी मोटी काम करके अपना घर चला रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करके, और आप ये बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरियां हैं, तो कहाँ हैं? जिसके पास सरकारी नौकरी होगी वो झुग्गी में क्यों रहेगा? वो जाकर अच्छे घर में रहेगा ना। अपनी हर किसी को अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान तो चाहिए ही होता है ना, सुविधाएं चाहिए ही होती है ना। तो फिर वो क्यों यहाँ आकर के झुग्गियों में रह के रहेंगे? और मैंने अभी देखा कि झुग्गियाँ तोड़ी भी बुरी तरीके से गई हैं, आगे से नहीं पीछे से तोड़ी गई हैं। वो बेसिकली उनको बेघर करने के मकसद से ही किया गया है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि आप इसको समझें, उनकी परेशानियों को समझें। आप AC में बैठे हुए हैं और उनके घर में पंखे भी नहीं हैं, तो क्यों? उनको बेसिक नीड तो आप पूरी करेंगे ही ना। हमने केस को लड़ा और हमने शनिवार को हमने केस को डाला, सोमवार को हमने स्टे लिया और कल हम केस जीत चुके हैं। आर्गूमेंट में हम जीत चुके हैं। अभी हमारे सर हमारे साथ हैं, रामदास अठावले साहब के OSD, वो आपको सारा बताएंगे कि हमने जिनके मार्गदर्शन में हमने सब कुछ किया है जी। और हम आगे तक भी इस लड़ाई को लेके जाएंगे जी। पूरी दिल्ली के साथ हम साथ खड़े हैं, झुग्गियों के साथ खड़े हैं। झुग्गी हम इनके हक के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे जी। और इन्हें अपने हक के लिए खुद भी लड़ना होगा।
ठीक है ना। आप जी लोगों को देखिए, हमारे साथ ये बहुत बड़ी बात है कि मंत्रालय जो है वो यहाँ पर मौजूद है और झुग्गी वासियों के लिए सीधा मंत्रालय जो है वो सुल्तानपुरी में झुग्गियों में जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं स्लम एरिया में। और यहाँ पर देखिए मंत्री साहब के जो अठावले साहब हैं उनके OSD जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सर यहाँ पर क्या फरमान लेकर आए हैं, क्या इनके लिए सुविधा लेकर आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर आपकी जानकारी के लिए जसविंदर जी हमारे स्पोर्ट्स विंग के राष्ट्रीय सचिव हैं जी। इनके द्वारा हमें पता चला कि भाई असंवैधानिक तौर से जो नागरिक है उनको बेघर किया जा रहा है। झुग्गी एक इशू नहीं है, घर से बेघर किया जा रहा है बिल्कुल। और उसमें सरकार का कोई योगदान किसी प्रकार का नहीं रहा। ये इन लोगों ने अपनी मेहनत से ये इन्होंने अपना निवास स्थान तैयार किया है। अगर ये कहा जाता है सरकार द्वारा कि भी ये अनऑथराइज है तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आधी दिल्ली अगर देखा जाए जो भी, ये तो चलो झुग्गी है, अनऑथराइज जितनी कॉलोनियाँ हैं अगर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को देखा जाए तो वो भी अनऑथराइज है, अनधिकृत हैं। तो इस तरीके से अगर इस विषय को मान के अगर जो यहाँ का DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वो निर्णय लेता है तो उसने शायद संविधान की परिभाषा को पूरा पढ़ा नहीं है। और जो 2024 नवंबर में जो आदेश पारित किया गया था इन्हीं लोगों के लिए, तो उसमें क्लियर कर दिया गया था कि भाई अगर कोई भी अधिकारी या अधिकारी वर्ग अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लेता है, अगर किसी के घर को तोड़ा जाता है तो उसका उस अधिकारी के वेतन से पैसा काट के उसको बनवाया दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो मेरे पास है, जिसके आधार पर ही हम इन लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम रहे हैं। सबसे पहले जो आदमी को शेल्टर चाहिए, जिसमें आप आश्रम वृद्धाश्रम बना रहे हैं, सरकार बना के देती है। और आप जो रैन बसेरा बना रहे हैं, किस लिए? वो रहने की जगह है ना। तो जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से, ये लोग कह रहे हैं 40 साल से, तो एविडेंस एक्ट के अंदर कि भाई आपका रेजिडेंस प्रूफ क्या है, तो रेजिडेंस प्रूफ में वोटर ID, जिससे लोकतंत्र में एक नींव है, उससे ही आपका निगम पार्षद, आपका विधायक, आपका लोकसभा सदस्य हो सकता है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधि बन जाए, वो तो पार्टी द्वारा चुना जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था, लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था की प्रथम नींव की जो ये नींव की जो ईंटें हैं, उनको इस ढंग से देश का नागरिक, एक तरीके से देश का जो नागरिक, इनका फंडामेंटल राइट्स है, जो संवैधानिक अधिकार है, इन संविधान में आर्टिकल 13, 14, 15 में सबको समानता का अधिकार दिया है। तो उस अधिकार से वंचित करना असंवैधानिक तौर पे अनलॉफुल है, एक अपराध की प्रक्रिया में आता है। किसी भी अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग और अपने कलम का दुरुपयोग करने की सजा का प्रावधान है, जिसमें हमारी ये टीम और मैं और हमारे एडवोकेट ने जो हमने 5 दिन संघर्ष किया, उसमें हमारी जीत हुई कि भाई आप कम से कम इनको एक नोटिस देके, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है पुनर्वास कॉलोनियाँ कांग्रेस के टाइम में बनी है, अब भी बनी है, क्योंकि ये जो ज़मीनें हैं ये 4 भाग में बांटी गई। आप जिसमें कृषि कर सकते हैं, जिसमें उद्योग कर सकते हैं, जिसमें आवासीय है, और एक डेजर्ट एरिया जंगल, उस जंगल में जानवरों की व्यवस्था करने के लिए DM का पूरा एक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो क्या ये जो नागरिक जो रह रहे हैं, क्या ये एक जानवर से भी पीछे चले गए हैं? जब एक जानवर, एक कुत्ते को भी अगर आप मारेंगे तो जो एक मंत्री नॉमिनेट किया गया है उस पर भी सजा का प्रावधान है। तो जो लोग गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको आप BPL बोलते हैं, तो उनका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि जानवर की उसके साथ अगर कोई मार पिटाई करता है या उसके साथ वो करता है, वो उसको भी अपराध की परिभाषा में रख के सजा का प्रावधान है। तो जिसके आदेश पे ये निर्णय लिया गया वो एक अपराध है, अनलॉफुल है। किसी भी अधिकारी को अपने पद और कलम का दुरुपयोग करने का अधिकार संविधान में नहीं है, सर्विस रूल में नहीं है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, एक आप जहाँ बैठे हैं उसके बिल्कुल सामने ही सोसाइटी बनी हुई है, जो कि ये आवासीय योजना थी, स्लम के लिए, झुग्गी वासियों के लिए बनाए गए थे। ये आज से इन्हीं सालों से जो है ये खाली पड़े हैं, और इस पर जो है कुछ प्रशासनिक लोगों ने जो है कब्जे भी कर रखे फ्लैटों पे, वो रह रहे हैं। लेकिन इन जो झुग्गी वासी है उनको आज तक फ्लैट नहीं दिए गए हैं। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, जब मेरी DM से बात हुई, SDM से बात हुई, तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं यही मुझे मंत्रालय में बताया गया कि इन लोगों को हमने हाउस अलॉट कर दिए हैं, लेकिन ये लोग नहीं गए हैं। तो हमने कहा लिस्टेड लाइए आप, जो अभी केजरीवाल जी ने आपके फार्म भरे हैं, जिसमें उसको वो हमारे एविडेंस एक्ट में काम आ गया कि अगर आप लिस्ट लाइए ना भाई, जिसको आपने मकान दे रखा है वो नहीं गया, तो वो भी जांच का विषय है।
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपने कब्जा किया हुआ है या ऑक्यूपाई किया हुआ है या आपने 5 तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में आपको दिखाऊंगा, तो उसकी भी कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद ही 3 महीने या 15 दिन का टाइम, ये जो कार्रवाई हुई है ये 24 घंटे के नोटिस पर हुई है। 19 तारीख को तहसीलदार का नोटिस और 19 तारीख को तोड़ दिया गया है। ये असंवैधानिक है, गैर कानूनन है। तहसीलदार को क्या इतनी तमीज़ नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है कि उसको जो भी काम, मैं भी एक अधिकारी हूँ, तो जो अधिकारी वर्ग है, उच्च अधिकारी वर्ग है या जो कर्मचारी है, उनके लिए एक नियम बनाया कि आप इस नियम के तहत काम करेंगे, उसी के हिसाब से उसका वेतन तय किया गया है। वो अपनी मर्जी से, कोई अपनी मर्जी से, प्रधानमंत्री जी भी, माननीय मंत्री जी भी और मैं भी, कोई कार्य करने का अधिकार किसी को नहीं है। हर काम को करने के लिए नियम है, जिसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो हम उसको आर्टिकल बोलेंगे, एनेक्सर बोलेंगे, पुलिस में हम सेक्शन बोलेंगे। तो पूरी व्यवस्था संविधान में व्यवस्था बनाई हुई है। अगर कोई भी आदमी इसका दुरुपयोग करता है तो वो गलत है। मैं बता, जब ये जो इन लोगों की शिकायत या इनकी अपील हम लोगों के पास आई तो उसी में मैंने पूरी टीम को हमने अपने कार्य पे लगा दिया, क्योंकि पार्टी का काम पार्टी के लोग करेंगे, कोर्ट का काम कोर्ट करेगा, मीडिया का काम मीडिया करेगा। मैं एक अधिकारी के रूप में जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो इनके संवैधानिक अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये आप इसको स्कैन कर लें। अरे आपको प्रिंट मिल जाएगा। इसके अंदर क्लियर कट लिखते हैं वो कि चाहे आपने कब्जा किया हुआ है, चाहे आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जब इस देश के अंदर कसाब जैसे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो इन लोगों को 24 घंटे में तोड़ने का किसने अधिकार दे दिया? जब एक अपराधी को, जो सरेआम इस देश के अंदर आतंकवादी मचाता है, उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है उसको सजा दिलवाने में, उसे अपना पक्ष रखने में, जबकि पूरा वर्ल्ड जानता था कि उसने एक बहुत ही गंभीर अपराध किया है, उसके बावजूद ये तो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। अभी जो ये केस अभी जिस डेट में आपका जो दिल्ली के जितने भी मेन अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, सबको समन जारी हो गया है, सबको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा आप लोगों के लिए। उसमें मेरी टीम ने और मैंने जो प्रयास किया है, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मानवता के नाते मुझे आपके साथ आना पड़ा, अधिकारी के रूप में नहीं, किसको घर से बेघर करना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं भी गरीब खानदान दलित समाज से हूँ, तो मुझे अपने परिवार, मेरे परिवार में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति में रह रहे हैं। तो एक अधिकारी के रूप में मुझे उन लोगों को भी वो एहसास हुआ कि आज जो मैं कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ। मैंने हाई कोर्ट के अंदर अपना हाई कार्ड निकाल के दे दिया था जज को कि यू टेक एक्शन, लेकिन मुझे इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप जो सज़ा देना चाहें मुझे दे सकते हैं। अभी आपने की डीएम साहब की बात, तो ये सब दायरे हैं इनके। जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी जो आपका डीएम है, वो आईएएस ऑफिसर होता है, वो पुलिस का जो होता है वो आईपीएस होता है, वो पुलिस अधिकारी होता है। एक ज़िले को चलाने के लिए ये छोटी सी व्यवस्था है। और जो आपका जो जिलाधिकारी है वो योजनाओं पे काम करेगा, वो किसी को नुकसान पहुंचाने का उसको अधिकार नहीं है। जिनको आप योजनाएं, परियोजनाएं, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे सफाई है, वो उसका पूरा ध्यान रखेगा। उसके बजट में पैसा उसको इसीलिए आता है, और वो अगर लगता है कोई इन लोगों के लिए उसको अलग से काम करना है तो उसका बजट उसको अलग मिलता है। एक मिसलेंस फंड बोलते हैं कि जो वो 10 करोड़ रुपया अगर वो खर्च भी करता है तो उसका हिसाब उससे 1 साल में नहीं मांगा जाएगा। वो इन लोगों के लिए होता है, क्योंकि ये किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, नए शिक्षा में, नए स्वास्थ्य में, नए बिजनेस में, नए रोड बनाने में, ये पुल बनाने में, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो सरकारी योजनाओं में है। सरकारी योजनाओं में झुकी बनाना तो नहीं है, लेकिन उनके लिए भी अगर अपलिफ्ट करना है, कुछ करना है, तो उसको मिसलेनियस फंड बोला जाता है, और उसका कोई भी किसी प्रकार का उसको हिसाब किताब नहीं देना चाहिए। जितने डीएम इंडिया के अंदर हैं, ये लोग उस म्यूचुअल फंड का क्या यूज़ करते हैं वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ही उस फंड की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये किसी योजना के तहत नहीं है। सर एक सवाल और, जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं वो दलित ही है। जो आप पूरी दिल्ली में दलितों पर ही जानबूझकर अत्याचार किया जा रहा है, फिर आप लोगों जैसे युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस बात पर? 70 साल की आज़ादी के बाद भी इस देश में ये माना गया है कि जातीय भेदभाव ख़त्म नहीं होगा। और मैं आदरणीय माननीय फूलन देवी जी मेरी बहन है, मैं उनको अपनी बहन मानता हूँ कि उनकी वजह से जो दलित उत्पीड़न अधिनियम सिर्फ उस हमारे समाज की महिला की वजह से आया। ये हमने किसी मादर चोट से भीख नहीं मांगी, ये किसी भीख नहीं मांगी, चलने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर जब खुद कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी ने निर्णय लिया कि समाज की महिलाएं जब इस तरीके से हथियार उठा के अपने लड़ सकती हैं, तो हम तो उस समाज के पुरुष हैं भाई।
मुझे गर्व है उस फूलन देवी अपनी बहन के ऊपर, और उसकी वजह से एट्रोसिटी एक्ट लागू हुआ, और उसकी एक्ट की जो धाराएं हैं, जो उसकी गंभीरता है, वो आप लोगों की जानकारी में 70 साल की आज़ादी के बाद में नहीं है। आप लोगों का क्या, जो समाज के पढ़े लिखे अधिकारी हैं, उनको नहीं पता है कि एट्रोसिटी एक्ट क्या है। उसी में आपका अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग है। उसके बाद हमारा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हम आप लोगों की हर सुविधा को देखने के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति है। लेकिन दुर्भाग्य है 70 साल की आज़ादी के बाद इन लोगों के अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। अगर ये लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने अधिकारों की जानकारी हो तो ये नौबत नहीं आ सकती है। ये लोग, इनके साथ अत्याचार होता है, इनके साथ अन्याय होता है, ये फिर भी अपील में हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी है, चाहे वो डीएम है। लेकिन इनको हाथ अपील करने की आवश्यकता नहीं है। कई हज़ार करोड़ का बजट है इन लोगों की सुरक्षा के लिए, इन लोगों की व्यवस्था के लिए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। एक उदाहरण, 40,000 करोड़ रुपया जो आपके ये यमुना पार में पुल बना है शीला दीक्षित के टाइम, ये इन लोगों के लिए 40,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ कि पर्टिकुलर इस समाज के लोगों को अपलिफ्ट किया जाए। उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। उसका यूटिलाइजेशन हुआ तो जितने यमुना पार के जो पुल बने हैं वो पैसा वहाँ यूज हुआ, जिसमें PL पूनिया उस टाइम चेयरमैन से कमीशन के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को हथकड़ी लगा के कमीशन में पेश किया, उसके बावजूद हो गया। हमारे समाज के अपने लोगों की बहुत कमी है भाई। अपने निजी स्वार्थ के अंदर वो लोग अलग अलग पार्टियों में जाके समाज का नुकसान कर रहे हैं, अपना कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक हो जाएं तो हमारी मेजोरिटी इतनी है इस देश में, जब चाहो जब तुम राज कर सकते हो। कितने समाज के लीडर इनके पास मिलने के लिए आए, बताएंगे आप? वो बच्चा मेरा अपना बच्चा जसविंदर, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो निस्वार्थ यहाँ बैठा रहा। हमने वकील के पैसे आपसे नहीं मांगे, हमारा 5 लाख से ऊपर पैसा खर्च हो गया हाई कोर्ट में, यहाँ वहाँ। हम लोग कम से कम 6 दिन सोए तक नहीं, रात दिन वकीलों की कंसल्टेंसी में लगे रहे कि ये केस हमें हारना नहीं है, ये केस हमें किसी भी कीमत के लिए जीतना है। और मैं आपके समाज का हूँ, इसलिए इस केस को जीतने के लिए मैं रात दिन लगा रहा। सर एक सवाल हो, जितनी भी दिल्ली में झुग्गियाँ टूटेगी, क्या उनके लिए भी आप खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, क्या उनको भी बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, अभी हम उसी तैयारी में हैं। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जो लॉयर हैं उनसे, वो आपके अपने समाज के भी हैं, वो सॉलिसिटर जनरल अच्छी पोस्ट में हैं, तो हम यही चीज़ में अभी उसी चीज़ में लगे हुए हैं। हमने तो अपने घर पे बोल दिया घर वालों को, अब हम घर पे वापस नहीं आएंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जब तक आप है, आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, आपके क्रांतिकारी साथी लोग हैं, तो झुग्गी वालों को टेंशन लेने की बिल्कुल किसी को टेंशन की, मैं पूरी इंडिया की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अगर ये जो रिट पिटीशन अगर हम जीत के, ये जो हमारा हुआ है, जीत तो हम गए हैं, अब इनको संबंध होकर सबको नोटिस बुला लिया गया है, क्योंकि अगर ये हाई कोर्ट है, अगर एविडेंस एक्ट के हिसाब से अगर सबूत नहीं होता तो ब्रदर हमें स्टे नहीं मिलता। वो स्टे मिलने के बावजूद हम जीत गए हैं, ये आप लोगों की जीत है, ये समाज की जीत है। स्टे मिल गया आपको, आप कितनी स्टे जीत गए हम, स्टे के बाद हम इसको जीत गए। इस इलाके के अंदर तो कोई घुस नहीं सकता, बल्कि जिन अधिकारियों ने जिम्मेवारी ली है उन सबको सजा का प्रावधान है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे मुझे मंत्री की नौकरी छोड़नी पड़े, मैं समाज को नहीं छोड़ सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस देश के लिए चंद्रशेखर भगत सिंह फांसी चढ़ गए तो मेरे बहुत बैठे हैं फांसी चढ़ने वाले, पर आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। आप लोगों में कमियाँ क्या है कि आप लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये 2 साल पहले ये मेरे पास आया था मुद्दा, झुग्गी झोपड़ी वाला, रेडी पटरी वाला, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होता है। पूरे शास्त्री भवन में 17 मंत्रालय हैं, गरीब लोगों के लिए आप मेरे पूछ सकते हैं मेरे बारे में। 24 घंटे मंत्री जी और मैं आप लोगों के साथ हैं, और मेरी पार्टी के चंद लोग, चाहे वो 5 ही हैं, 500 में से ये 5 ही मेरे पास काफ़ी हैं। उस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस बात की ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे मंत्री का पद छोड़ना पड़े, मंत्री के साथ छोड़ना पड़े, मैं समाज को नहीं छोड़ सकता। और ये लड़ाई हमने कलम से लड़ी है और कोर्ट से लड़ी है, पार्टी से लड़ी है। अगर मैं अपने समाज के लिए पद छोड़ के मैं अगर इसमें कामयाब होगा तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी रहेगी। हम तो चाहते थे कोई ऐसा केस हमें मिले जिससे मेरी योग्यता है, जो मैं पढ़े लिखे यहाँ तक समाज के लिए आया हूँ, तो मैं उसमें कुछ कर सकूँ। तो उसमें जसविंदर जैसे भाई, आप जैसे भाई, जब तक हमें इस चीज़ों की होनी मिलेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरी योग्यता, मेरी कलम, मेरी पावर 0 है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये हैं रामदास अठावले साहब के जो है OSD साहब हैं, और इन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लिया, जो कि दिल्ली के अंदर ये झुग्गियाँ बस्तियाँ जो तोड़ी जा रही है, जो आशियाने जो तोड़े जा रहे हैं, जो बच्चे इसी उसमें रहते हैं कि कहीं स्कूल
स्कूल से घर जाएं और उनका घर टूटा हुआ मिले, या हम घर से स्कूल चले गए या काम पर चले गए, वो लोग यही सोचते कभी पीछे से आकर न तोड़ दे। तो इनको ये डर सता रहा है काफ़ी दिनों से। और अब जो है आरपीआई की जो टीम यहाँ पर आई है, पार्टी की जो टीम आई है, OSD यहाँ पर आए हैं अठावले साहब के, जो भी रामदास अठावले जी के, और जसविंदर पहलवान जी यहाँ पर बड़ी सिद्धता के साथ में जो है आंदोलन यहाँ पर करे हुए हैं। और सभी झुग्गी बस्ती वाले लोग जो है भाई जसविंदर पहलवान जी के साथ में हैं। और जसविंदर पहलवान जी काफ़ी समय से इस मुद्दे को उठाए हैं और आज ये मुद्दा यहाँ पहुँचा कि इन्हें स्टे मिला है। और स्टे मिलने के बाद OSD साहब ने ये कहा है कि ये केस हम जीत चुके हैं, यानी अब ये होगा कि जहाँ झुग्गी अब वही मकान। ये